पंजाबी नेशनल टेलीविज़न के सभी दर्शकों को योगी अशोक राज का नमस्कार, सत श्री अकाल। ये हमारा सेकंड एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने कुछ प्राणायाम्स को कवर किया था, जिसमें हमारा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम थे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम ये सेकंड एपिसोड आज फिर प्राणायाम काल करने वाले हैं। और आज के एपिसोड में हम चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम के साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम को भी बताएंगे, उनकी राइट टेक्निक आप लोगों को सिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले एपिसोड में हमने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये इसके बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज करने का सही तरीका है ना, वो सब डिस्कस किया था। तो आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम की। जो चंद्रभेदी प्राणायाम है, ये यूज़ होता है उन लोगों के लिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम रहती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल्स, ये चंद्र नाड़ी कहलाती है। हमारी राइट वाली नोस्ट्रिल्स सूर्य नाड़ी कहलाती है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में थोड़ा सा अनुलोम विलोम से चेंज है। इस प्राणायाम में हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और थोड़ा सा होल्ड करने के बाद राइट साइड से निकाल देते हैं। मैं पहले आपको करके दिखाता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, फिर से वायु मुद्रा। लेफ्ट साइड से आपने इनहेल किया, 3 से 4 सेकंड का होल्ड किया, राइट साइड से एक्सहेल कर दिया, हवा को बाहर निकाल दिया। सीधे इसमें हवा आपको अपने पेट में भरनी है। आपका पेट, जब आप इनहेल करोगे आपका पेट बाहर आएगा, जब एक्सहेल करोगे पेट को अंदर दबाना है ताकि सारी की सारी हवा बाहर निकल जाए। और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आप इसमें होल्ड ना करें और इसकी थोड़ी सी स्पीड को भी बढ़ा दें। कैसे? तो हाई बीपी के केस में आप थोड़ा सा फास्ट करें, होल्ड बिल्कुल ना करें, तो बहुत जल्दी ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को नीचे ले आएगा, कंट्रोल में ले आएगा। और जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है या शरीर में ज़्यादा गर्मी रहती है, उसके लिए भी ये चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो ये था हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। अब हम बात करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम की। सूर्यभेदी प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम के बिल्कुल अपोजिट है। ये जो सूर्यभेदी प्राणायाम है, ये मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। और इसमें चंद्रभेदी की तरह ही एक नाक से सांस लेना होता है, दूसरे नाक से निकालना होता है। लेकिन चंद्रभेदी में हमने इनहेल किया था हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल से।
इसमें हमने इनहेल करना है हमारी राइट नोस्ट्रिल से, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। तो इस प्राणायाम को करने के लिए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर इसकी बेनिफिट और टेक्निक्स में आपको समझाऊंगा। अगेन आपकी वायु मुद्रा, एक्सेल आपका हमेशा लंबा रहेगा, इनहेल छोटा है। जितना भी आपका इनहेल है, एक्सेल उससे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा लंबा होना चाहिए। और जैसा कि मैंने चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में भी बताया कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है तो सूर्यभेदी प्राणायाम में भी आपको होल्ड नहीं करना है, आप इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। कैसे? इस स्पीड से आप करें, होल्ड ना करें अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा करने से बहुत ही कम समय में आपका ब्लड प्रेशर जो कि लो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये सूर्यभेदी प्राणायाम हम उन एरियाज़ में ज़्यादा करते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, आपको ठंड लग रही है, आपको सर्दी खांसी है और आपका बॉडी टेम्परेचर लो रहता है, तो उस केस में भी आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये था हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम। आज का हमारा जो आखिरी प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कहाँ पे यूज़ होता है? ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन इसके लिए यूज़ करते हैं। ये एंटी एजिंग भी होता है, ये आपके ईएनटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है। और सबसे बड़ी बात, आपके ब्रेन्स में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कई बार छोटी छोटी ब्लॉकेज हो जाती हैं। वो इतनी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं कि उनको देख पाना भी मुश्किल होता है, तो उनकी ब्लॉकेज को भी ये क्लियर कर देता है। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम से बहुत अच्छी, बहुत तेज वाइब्रेशंस हमारे माइंड में उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये जो भ्रामरी, जैसे भंवरे की आवाज़ होती है, इसी से इसका नाम भ्रामरी पड़ा है। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो जैसी आवाज़ भंवरा उड़ते हुए करता है, इससे वैसी ही आवाज़ आती है, इसी से इसका भ्रामरी नाम पड़ा है। तो पहले मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा, फिर इसकी राइट टेक्निक स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भ्रामरी टेक्निक में आप सीधे बैठें। जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था कि आप कोई भी प्राणायाम करें तो ज़मीन पे ना बैठें। आप उसके लिए कोई योगा ब्लॉक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, आप उसके लिए योगा ब्लॉक या कोई भी आरामदायक पिल्लो जो आपके हिप्स को कम से कम ज़मीन से 6 से 8 इंच ऊपर उठा दे, वो आपने बैठना है। और फिर याद दिला दूँ कि कोई भी प्राणायाम करने से पहले आपने अपनी बॉडी को वार्म अप फिर से करना है, उसके बाद आप कोई भी प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपकी 10 उंगलियां यूज होती हैं। अंगूठा सबसे पहले आपको कान के अंदर डालना है। कुछ लोग करते हैं कि ये जो कान का लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे जो थोड़ा सा बाहर निकला होता है हिस्सा, कुछ लोग उसको प्रेस करते हैं, उससे भी आपका कान बंद हो जाता है। मैं पर्सनली
अंगूठे को कान के अंदर डालना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो कंट्रोल है वो बढ़ जाता है। तो आपको अपने अंगूठे को कान के अंदर डालना है। पहली उंगली आपकी आइज ब्रोज के ऊपर बहुत सॉफ्टली, दूसरी उंगली आइज के ऊपर। जब आप आइज के ऊपर उंगली रखें तो मैं आपको दिखा दूं कि आपने हल्का सा उंगली को रोल कर लेना है, हल्का सा उंगली को अपने टेढ़ा कर लेना है ताकि वो पूरी आइज को कवर कर ले। पहली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली नाक के साइड में, चौथी उंगली आपके ऊपर वाले होंठ के ऊपर। ए लॉन्ग ब्रीथ इन, ये प्राणायाम आपको तुरंत करते करते ही आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने जैसे कोई एक पावर नैप ले ली हो। ठीक है, तो सबसे पहले अंगूठे पे बात करते हैं। आपको अंगूठे को कान में डालना है, और जब कान में आप अंगूठे को डालते हो और जब सारी उंगलियों को लगा के जब आप भ्रामरी स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे आपने अपने दोनों कान के अंगूठों को थोड़ा सा अंदर बाहर करना है ताकि आपको मैक्सिमम वाइब्रेशंस कहाँ पे है वो पॉइंट मिल जाए। जब आपको वो पॉइंट मिल जाए तो उस पॉइंट पे आपने अंगूठों को होल्ड करके रखना है। ठीक है, उंगलियों को यहाँ पे लगाने का मतलब है कि आपकी वाइब्रेशंस कान के जरिए आपके अंगूठे में आएगी, अंगूठे से वो वाइब्रेशंस पूरी उंगलियों से होते हुए आपके फेस पे भी आएगी। तो अंदर से भी वाइब्रेशंस हैं, बाहर भी आपको वाइब्रेशंस मिलेगी, स्पेशली आंखों को, तो वो और ज़्यादा रिलैक्स होंगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका हाथ जब आपने यहाँ पे रखा है तो ये उंगलियाँ बहुत रिलैक्स हों, ढीली हों, सॉफ्ट हों। अगर आपने इनको टाइट किया तो ये वाइब्रेशंस आपके अंगूठे से निकल के हाथ में तो आएंगी, लेकिन जहाँ पे स्टिफनेस है, टाइट है, वहाँ पे वो डेड हो जाएगी। वो आगे आपके फिंगर्स तक या आपके चेहरे तक नहीं पहुँच पाएंगी। और इसमें जो हमिंग की जो आवाज़ है वो एक फ्लुएंट वे में होनी चाहिए, एक ही लाइन में होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। कोशिश करनी है कि उसको आप थोड़ा सा लाउड रखें। थोड़ा सा ज़्यादा लाउड रखेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट है। जितना लाउड होगा उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशंस आपके फेस और आपके ब्रेन में बनेगी। तो एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। पहली चीज़, हमने अंगूठों को हल्का सा अंदर बाहर करके देखना है। जब आप भ्रामरी करोगे तो आपको वाइब्रेशंस कहाँ पे अच्छी मिल रही हैं। पहली फिंगर को हमने प्लेस किया, दूसरी फिंगर्स को वहाँ पे रोल किया, दोनों फिंगर्स को और रखा, ब्रीद इन, जब आप हमिंग की आवाज़ करते हैं तो उसी समय आपने अंगूठे को थोड़ा सा मूव करते रहना है, अंदर बाहर करके चेक करना है कि आपको वाइब्रेशंस कौन से पॉइंट पे
ज़्यादा फील होती हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट मैंने जैसे बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि जितनी भी नर्व ब्लॉकेज होती है हमारे ब्रेन में, छोटी छोटी नर्व्स हैं ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिससे ब्रेन हेमरेज का भी खतरा बढ़ता है, स्ट्रोक्स का भी खतरा बढ़ता है, वो भ्रामरी क्लियर कर देती है। एंटी डिप्रेशन है, एंटी एंग्जाइटी है। आप कभी भी एंग्जाइटी में हैं, आपको लगता है कि डिप्रेशन आप पर हावी हो रहा है, आप 4 से 5 बार भ्रामरी करें और देखें आपको इन्हीं 4-5 बार में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं योगी अशोक राज। तो आज हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं और आप लोगों को देना चाहूँगा कपालभाति प्राणायाम के बारे में। जो हमारा कपालभाति प्राणायाम है, उसके कुछ निषेध हैं। निषेध मतलब कि कुछ लोगों के लिए वो वर्जित है, उन लोगों को वो नहीं करना चाहिए। उनमें से सबसे पहले आती हैं गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट हैं, हमारी माताएं बहनें, उनको कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिनको सीवियर बैक पेन है, वो भी इस कपालभाति प्राणायाम को अवॉइड करें। रही बात अनुलोम विलोम की, कोई भी कभी भी किसी भी कंडीशन में आप अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। आपसे बैठा नहीं जा रहा, आप लेट के कर सकते हैं। आपको बुखार है, आप चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, उस कंडीशन में भी कर सकते हैं। ये आपको हर एक परिस्थिति में आराम देगा। ओके, चलिए मैं आज आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम का जो इफ़ेक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर, वो 80% है। योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है ना। जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट प्राणायाम का होता है। आप योगासन करते हैं, जितने भी योगासन आप करें वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में सिर्फ और सिर्फ 20% का कंट्रीब्यूशन देते हैं, जबकि अकेला प्राणायाम आपको 80% का कंट्रीब्यूशन देता है। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे योग में प्राणायाम के। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे इमोशंस हैं उनको भी आप प्राणायाम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, इवन चेंज कर सकते हो। जितनी भी हमारी ब्रीदिंग्स हैं, आप कभी भी अगर ध्यान से देखें, वो इमोशंस के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। आप कभी देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आप देखना कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया है। आप बहुत खुश हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न डिफरेंट है। आप जेलस हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज है। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न डिफरेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके इमोशंस आपके ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करने की ताकत रखते हैं। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी आपके इमोशंस को चेंज करने की उतनी ही ताकत रखता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी इमोशंस में हो, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करें, फोकस करें। आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न के चेंज करने से आपका इमोशंस भी चेंज हो जाएगा, ये गारंटीड है। आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा एक बात कहते थे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो रिएक्ट ना करें,
थोड़ी सी लंबी सांस लें और कुछ गिनती गिने, 10 तक गिनती गिने। वो क्यों कहते थे? उनका रीज़न ही ये था कि जब आप गिनती गिनोगे, आप थोड़ी सी लंबी सांस लोगे, उन सांसों की वजह से, उन गिनतियों की वजह से जो आपका इमोशंस है गुस्से वाला, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और शायद आप गुस्से में उतना रिएक्ट ना करें जितना आप पहले करने वाले थे। जब इमोशंस ब्रीदिंग को चेंज कर सकते हैं तो यकीन मानिए ब्रीदिंग भी आपके इमोशंस को चेंज कर सकती है, चाहे वो किसी भी इंटेंसिटी का इमोशंस हो। आप कभी सोचा है कि कुछ लोग इमोशंस में एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाना है या अपने आप को नुकसान पहुंचाना है? वो एक पल होता है। उस पल में अगर आपने अपनी ब्रीदिंग को फोकस करके अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को ठीक कर लिया, ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर दिया, तो आप देखोगे कि अगले ही पल आप एक अलग इंसान होंगे। आपका गुस्सा ठंडा होगा, आप ना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे, ना अपने को आप नुकसान पहुंचाओगे। आप कभी भी, मैं ये कहता हूं कि आप खुद से इसको एक्सपेरिमेंट करें। जब भी आप गुस्से में हों तो अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखें वो कैसा है। जब कभी भी आप खुश हों तो नोटिस करें कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, और अगले ही पल आप चेंज करें अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को। फिर आप देखें कि आपके इमोशंस में क्या चेंज आते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करने से आपके इमोशंस में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो कभी भी आप सांस लें, कॉन्शियसनेस के साथ सांस लें, और हमेशा जब भी एक चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखें कि जब भी मैंने सांस लेना है, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करनी है। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस हम उसको बोलते हैं जो पेट से ली जाती है, टाइम लगता है लेने में। आपने सांस लिया, थोड़ी देर अंदर रखा, धीरे से छोड़ना है आपने। तो जितनी भी बार आपको याद आए कि मैंने कुछ करना है, कुछ चीज़ें हैं दिमाग में, तो हमेशा आप सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ रखें कि मैंने लंबी और गहरी सांस लेनी है। ये आपके इमोशंस को बहुत स्टेबल रखेगी, आपकी एंग्जाइटी को बहुत स्टेबल रखेगी, आपके डिप्रेशन को बहुत स्टेबल रखेगी। और जब चीज़ें ये कंट्रोल होंगी तो जो हैप्पीनेस, जो जॉयनेस है, वो चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। तो ये था आज का हमारा सेकंड एपिसोड्स प्राणायाम के ऊपर। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। योगी अशोक राज।